नमस्कार। 107.8 FM रेडियो जयघोष पर मैं समरीन आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम आयुष्मान भवा में, जहाँ पर हम आपसे बातचीत करते हैं तमाम तरह की उन बीमारियों की जो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो चुकी हैं। और इसी तरह की आज एक बीमारी की चर्चा हम आपसे करने वाले हैं जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत जल्दी टूट जाती हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग शुक्ला, जो कि ऑर्थोपेडिक हैं एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद समरीन, थैंक यू सो मच। जी, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, जो अमूमन हर दूसरे से तीसरा इंसान 40 के बाद अगर कहें तो झेल रहा है या बर्दाश्त कर रहा है या उस दर्द में है। तो क्या है ये ऑस्टियोपोरोसिस, इसे तफसील में बताएं। समरीन, थोड़ा सा गुजारिश चाहता हूँ, हर दूसरा तीसरा नहीं है, हर व्यक्ति, हर महिला, खासतौर से महिलाएं ज़्यादा। ओके। ऑस्टियोपोरोसिस जो तुमने बोला, ये उम्र के साथ होने वाले हड्डियों के क्षरण को कहते हैं। हड्डियां वक्त के साथ कमज़ोर होती हैं जी। आज हम इससे एक बड़ा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ऑस्टियो सार्कोपीनिया। ऑस्टियो माने हड्डी, सार्को माने सॉफ्ट टिश्यू, जिसमें मसल, टेंडन, नर्व सब आया, सब शामिल एंड पीनिया मीन्स कमी। तो उम्र के साथ सिर्फ हड्डियां ही नहीं, आपकी मांसपेशियां, आपकी नसें, आपका कोऑर्डिनेशन, आपकी शारीरिक क्षमता कम होती है। तो ये आज जो दायरा है वो ऑस्टियोसार्कोपीनिया पे चला गया है कि हम सिर्फ हड्डियों की मजबूती की बात नहीं कर रहे हैं, हम मांसपेशियों की भी मजबूती की बात कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेशन की भी बात कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति की दक्षता बनी रहे। ठीक। आप हाँ। अब दूसरा ये आया, मैंने तुम्हें जो कहा कि गुजारिश चाहता हूँ, करेक्शन करना चाहता हूँ। एक उम्र के बाद महिलाओं पुरुषों दोनों में ये होता है। महिलाओं में मीनोपॉज के बाद होता है, और पुरुषों में भी अब ये वर्ड आ गया है एंड्रोपॉज, जिसकी उम्र 55 साल है। अब अगर एक महिला और एक पुरुष को कंपेयर किया जाए, तो एक महिला और पुरुष अगर एक ही कदकाठी के हैं, एक ही हाइट है, एक ही वेट है, तो महिला की हड्डियां सिर्फ 80% होंगी पुरुष के तुलना में। तो यानी 20% कम तो वैसे ही है। फिर जब वो माँ बनती है, तो माँ की हड्डी से ही तो बच्चे की हड्डी बनेगी। करेक्ट। जब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है, तो भाई बहनों और माँ का मैच करता है, बाप का नहीं करता। हाँ। तो क्या मतलब हुआ इसका कि सारे भाई बहनों की हड्डी माँ से बनी है। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि 8 से 12% हड्डी बच्चा ले जाता है। तो अब महिला से ये पूछा आपके कितने बच्चे हैं, उसने कहा साहब 3 बच्चे हैं, तो हमने 24% उड़ा दिया। अब हमने कहा मीनोपॉज कब हुआ, तो उसने कहा 42 साल पे हुआ, मेरे पास 45 साल पे आई हैं, तो हमने 2.7% के हिसाब से और उड़ा दिया, 8%। तो बचा क्या 32%, तो वैसे ही 20% वैसे ही कम, तो 32% और कम हो गया, 52% लॉस। और तो 48 प्लस बेटे, जो पोस्टपार्टम यानी बच्चा होने, प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चा होने के बाद जो वेट गेन होता है हिंदुस्तानी समाज में, वो वेट गेन कभी महिला लूज ही नहीं करती है। करेक्ट। यूरोप में बेटे, यूरोपियन यूनियन इतनी स्ट्रांग है, मैटरनिटी लीव 3 हफ्ते की है। तो क्या साइंटिफिक बेसिस नहीं होगा? होगा। यानी 3 हफ्ते में आप बच्चे होने के बाद इस लायक हो सकते हैं कि आप काम पे वापस जा सकें। मैंने तीसरे दिन सिजेरियन के बाद स्विमिंग पूल में महिला को देखा। आपने वेट गेन कर लिया, बच्चा हड्डी ले गया, मीनोपॉज तक वेट वही रहा, उसके बाद मीनोपॉज के बाद और वेट बढ़ा, और हाइट इन सेंटीमीटर्स -100, ये आपका मैक्सिमम परमिसेबल वेट है। अब आप उससे ज़्यादा वेट लिए हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, तो टूटेंगी तो है ही है। ऑस्टियोसार्कोपीनिया दोनों में पाया जाता है, पुरुषों में भी पाया जाता है, महिलाओं में भी पाया जाता है। पुरुषों में कम पाया जाता है,
क्योंकि उनको बच्चे पैदा नहीं करने होते हैं। प्लस फिजिकल एक्टिविटी पुरुषों की ज़्यादा होती है, प्लस वो 20% एडवांटेज लेके पैदा हुए हैं। उनके पास 20% हड्डियाँ और मांसपेशियाँ महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा हैं। ये तो हुए कि आपको ये फेज जो आपने डिस्कस किए हैं ये झेलने ही झेलने हैं, लेकिन हमें ऑस्टियोपोरोसिस है और हम इससे ग्रसित हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, और फिर उसके लिए हम क्या क्या ख्याल रखें, अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह का बदलाव करें, किस तरह का खान पान रखें? बहुत अच्छा सवाल है। ऑस्टियोपोरोसिस होनी ही है, ऑस्टियोसार्कोपीनिया सबको होना है, ये मान के चलिए, ठीक है। आप सतर्क रहेंगे कम होगा, आप सतर्क नहीं रहे, लापरवाह हो गए तो आप निश्चित झेलेंगे, ठीक। अब सिम्टम्स क्या हैं? एक सिन पेन्स, आप बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे, आपको लगेगा मैं बैठ जाऊं, आप बैठे बैठे झुकने लगेंगे, आपके जोड़ों में चढ़ने उतरने में तकलीफ होने लगेगी, आपको क्रैम्प्स होंगे। ओके, सोते में जो आपको क्रैम्प्स होते हैं जी, क्रैम्प्स होंगे, तो ये लक्षण हो गए। अब बचें कैसे? तो बेटे एक वुल्फेज लॉ है। फादर वुल्फे वाज नॉट साइंटिस्ट, नॉट डॉक्टर, ही वाज अ प्रीस्ट इन यूगोस्लाविया। तो बच्चों को पैदा करने में महिलाओं की मदद करते थे, पादरी थे। तो उन्होंने देखा कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बाह की हड्डी और जांघ की हड्डी बराबर होती है। जब बच्चा चलने लगता है तो जांघ की हड्डी लंबी हो जाती है और मोटी हो जाती है। वहीं अगर बच्चे को पोलियो होता है तो वो लिम्ब छोटा रह जाता है और पतला रह जाता है। तो वुल्फेज लॉ उन्होंने लिखा कि इफ अ बोन इज प्रेशराइज्ड एंड टेंशनाइज, यानी एक बोन पे अगर प्रेशर डाला जाए और खिंचाव पैदा किया जाए तो बोन मोटी और लंबी हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है शारीरिक श्रम, कसरत नितांत आवश्यक है। कसरत की भी डेफिनेशन है। कोई ये कहे मैं तिमंजिला पे मेरा ऑफिस है, मैं दिन में 4 बार चढ़ता उतरता हूँ, मेरी कसरत हो जाती, नहीं, ये कसरत नहीं हुई। कसरत वो शारीरिक श्रम है जो एक समय पे किया जाए, जिससे आपको पसीना आए और आपकी दिल की धड़कन की गति और श्वास लेने की गति बढ़ जाए, उसे आप परिश्रम कहते हैं। श्रम और परिश्रम में अंतर है। आप श्रम हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं। जैसे आज के यंगस्टर्स में जिम को लेके बहुत ज़्यादा रुझान है और वहीं हमारा योग भी है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है अगर दोनों की बात करें? समरीन, तुमने सवाल ऐसा पूछ लिया, मेरे उस बैकग्राउंड पे मत जाओ, उसको मैं जनरल कहता हूँ। हिंदुस्तान के एलीट कमांडो फोर्स कौन सी है? घड़ियाल, तीनों जगह लड़ते हैं, ठीक। कौन सा कमांडो जिम में ट्रेन होता है? कोई नहीं होता ना, सब फील्ड में होते हैं। करेक्ट। इफ यू आर यूजिंग योर ओन वेट टू ट्रेन योरसेल्फ, यू आर लेस लाइकली टू इंजर योरसेल्फ, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जानता है। जहां आपने मशीन का इस्तेमाल किया, यू आर ऑट टू इंजर योरसेल्फ, ठीक। करेक्ट। फिर हम समरीन इंड्योरेंस की बात कर रहे हैं। एज अ कमांडर मुझे वो कमांडो नहीं चाहिए जो मारुति कार को पलट दे। मुझे वो कमांडो चाहिए जो 2 किलोमीटर तक उसको धक्का दे दे बगैर थके। करेक्ट। तो हम जीव शक्ति की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। और कोई भी कमांडो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसा नहीं दिखता, वो मेरे जैसे दिखते हैं। करेक्ट। बहुत लंबा हमें नहीं चाहिए, बहुत खूबसूरत भी हमें नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जो भीड़ में गुम हो जाए, जो जंगल में दिखाई ना दे। करेक्ट। ठीक है। तो सामान्य लोग सामान्य ढंग से अपने वेट के हिसाब से कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करिए, नाचिए, साइकिल चलाइए, दौड़िए,
तैरिए, वॉक करिए, गुड एनफ। हर जोड़ को 10 बार चला लीजिए। जी, तो आप इस वक्त देख और सुन रहे हैं आयुष्मान भवा। आपके साथ है समरीन और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग शुक्ला, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इस पर चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। बात हो रही है आज डॉक्टर अनुराग शुक्ला से। और डॉक्टर साहब, अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं? जैसे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हम घर से निकलते हैं, कार में बैठते हैं और फिर कार से निकल के ऑफिस में बैठते हैं, तो विटामिन डी या धूप की अगर बात करें तो हमें छूती तक नहीं है। तो क्या किस तरह से हम इस बीमारी से बचें? समरीन, 2 बातों का बहुत ख्याल रखना है। पहली बात यह है कि कैल्शियम और विटामिन डी कभी प्लांट सोर्स से नहीं आ सकता। ओके। मिल्क इटसेल्फ इज एन एनिमल सोर्स। तो वेगान वाले कैसे मैनेज करेंगे हमें नहीं मालूम। ठीक है। कैल्शियम जब भी प्लांट में पाया जाता है तो ऑक्सलेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट के रूप में होता है, जिसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं है। ओके। कैल्शियम शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मैलिएट, ठीक है, लैक्टेट, जो कि मिल्क में होता है, कैल्शियम लैक्टेट। कैल्शियम लैक्टेट मैलिएट हो तो बहुत ही अच्छा है। तो मिल्क इसी वजह से सबसे चीप सोर्स ऑफ कैल्शियम है। ठीक है। एग दूसरा हो गया। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए। ओके। पहले हम लोग कहते थे 600 से 800 मिलीग्राम है, लेकिन चूंकि हमारी मैकेनाइज लाइफ होती जा रही है तो बोन को मेंटेन करने के लिए अब ये लिमिट 800 से 1200 कर दी गई है। ठीक। अब कोई अगर ऑस्टियोपोरोसिस की बंदी आती है मेरे पास, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे विटामिन डी देना होगा उसे, कैल्शियम देना होगा उसे, वो पदार्थ देने होंगे जिससे मसल्स बने, उसको एक्सरसाइज पे रखना होगा, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन कराने होंगे जिससे चोट चपेट के अंदेशे उसके कम हो जाएं। ठीक है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन की बात, जैसे मैंने कहा, परिश्रम बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों पे आपने ध्यान दिया, प्लीज़ बच्चों को घर से खदेड़ के बाहर करिए। जाओ खेलो, गंदे हो, धूल में लोटो, पानी में भीगो, प्ले स्टेशन पे मत रहो। अभी मैं पढ़ रहा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाया गया है वो बच्चे जो सोशल मीडिया पे 3 घंटे से ज्यादा समय बिता रहे हैं, उनमें बॉडी शेमिंग ज्यादा है, डिससैटिस्फैक्शन विद देयर बॉडी टाइप इज लार्ज। व्हाई? क्योंकि उनका एक्सपोजर हो रहा है अनरियलिस्टिक बॉडी टाइप्स पे। ओके। उनको वो मॉडल जैसी बॉडी चाहिए, 6 पैक्स चाहिए, नहीं हो सकते, है ना। तो आप नॉर्मल रहिए। आप इंड्योरेंस, आप में जीव शक्ति होनी चाहिए, आप 6 घंटे 7 घंटे काम कर सके, आप दौड़ सके, तो आप जीवन में बेहतर करेंगे। वृद्धावस्था में आप जितने उपयोगी रहेंगे उतना अच्छा है। आप बिस्तर पकड़ लेंगे तो कौन आपका क्या उपयोग है, आपकी कब तक सेवा होगी। वाई इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी फॉरवर्ड गोइंग, क्योंकि हमारे पास यूथ है। चाइना से हम क्यों अपने आप को कंपेयर करते हैं? पॉपुलेशन तो उनके पास भी है, लेकिन सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की वजह से यूथ नहीं है। तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, फास्ट डेवलपिंग कंट्री बिकॉज ऑफ यूथ। करेक्ट। अभी मैं पढ़ रहा था बेटे, आज ही पढ़ रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। अपोलो क्लिनिक्स ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्लिनिकल इंटेंसिव मशीन, सिम, ओके, कि लाखों हजारों मरीजों का डाटा स्टोर किया, वो डाटा आपको प्रोड्यूस करके बताएगा कि इन सिम्टम्स के चलते इसको क्या है। अच्छा। तो इस तरीके से हम इसको सोशियोलॉजी पे भी
जारी कर सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस किन जिलों में ज्यादा है, शैक्षिक स्तर क्या है, प्रजनन दर क्या है, परिवार नियोजन कहाँ है। तो बेटे संभावनाएं तो अपार हैं प्रिवेंशन की। और बहुत सीधी सी बात है, अगर बिटिया मजबूत होगी तो नाती पोता मजबूत होगा ना। तो शेरनी रखिए घर में, बकरी रखेंगे तो मेमने पैदा होंगे। हिंदुस्तान को मेमनों की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को शेरों की जरूरत है। अभी आपने डिस्कस किया कि हमारे यहाँ जब पोस्टमार्टम डाइट की अगर हम बात करें तो हम तमाम तरह के मेवों की और बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं डाइट पे, जिसके बहुत नुकसानात होते हैं। और वहीं आप कह रहे हैं कि आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। तो कैसे, क्या डाइट रहे, क्या लाइफस्टाइल रहे? नॉर्मल डाइट रखिए, नॉर्मल डाइट रखिए, बैलेंस्ड। यस मैम। देखिए, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ न्यूट्रिशन मनीला में है, फिलीपींस, उसने कहा नॉर्थ इंडियन थाली दुनिया का सबसे संतुलित आहार है। क्यों? 3 अनाज होते हैं, गेहूं, चावल, दाल। ठीक, 2 सब्जी होती है जिसमें एक कंदमूल होता है, रूटीफेरस या ट्यूबरस, आलू जरूर होगा, और एक ग्रीन वेजिटेबल होगी। ठीक है, करेक्ट। दही होगी, गुड़ होगा, सलाद होगा, अचार होगा। ठीक, अब आप 360 डिग्री की थाली को बराबर सेक्शंस में बांट लीजिए। गलती क्या हुई? चावल बनाना आसान है, 50% चावल आ गया। करेक्ट। तो बस आप हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन थाली के बारे में सोचिए और 360 डिग्री पे ये सारी चीजें सजा लीजिए बराबर। खत्म। क्या बात है। तो आपने सुना कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल से, डाइट से। जी समरीन, हमेशा मेरा मानना है कि कलेक्टिव नॉलेज इज बेटर देन वन नॉलेज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेरे गुरुओं ने जो मुझे सिखाया, फिर मैंने खुद पढ़ा, मुझसे जो सीखेगा वो मुझसे ज्यादा जानेगा। सिंपल सी बात है। जब हम लोग किताबें देखते हैं तो किताबों में 300 पन्ने होते हैं और बिब्लियोग्राफी 400 पन्ने की होती है। तो कलेक्टिव नॉलेज है। तो उस पुरातन परंपरा में जो हमें नॉलेज मिली है तो बहुत अच्छी है। ठीक, जलपान जो सुबह जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, दिन भर का सबसे इम्पोर्टेंट मील है। करेक्ट। हमारे यहाँ कहा गया है सूर्योदय के 6 घंटे के अंदर होना चाहिए, यानी 10 बजे तक आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। और इम्पोर्टेंट क्यों है? रात भर आपने कुछ खाया नहीं है, आपका स्टमक सबसे सेंसिटिव है। ठीक, उसके 6 घंटे बाद आपको लंच लेना है। तो अगर 9 बजे आपने लिया तो 3 बजे से पहले आपको लंच ले लेना चाहिए। और 6 घंटे बाद डिनर होना चाहिए। तो यानी रात 9 बजे से पहले आपका डिनर भी होना चाहिए। करेक्ट। ठीक, तो अगर यही पुरातन चीजें, अभी मैं पढ़ रहा था कि अनपढ़ पीढ़ी हमसे कहती थी खाली लाइट मत जलाओ, नल धीमा रखो। क्यों कहती थी? बिजली वेस्ट मत करो, कार्बन मैपिंग बढ़ जाएगी, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाएगा, पानी मत वेस्ट करो, पानी के लिए लड़ाइयाँ होंगी। तो हम अगर पुरातन शैली पे चले जाएं, उनकी बातें सोचें, विचारें, हम सुखी हो जाएंगे। बात करें अगर हम प्रेग्नेंट लेडी की, तो क्या ऐसा देखा गया है कि अगर उसमें डेफिशिएंसीज हैं तो बच्चे में भी डेफिशिएंसीज आती हैं, और उन डेफिशिएंसीज को क्या खान पान के ज़रिए थोड़ी सी लंबी उम्र की अगर हम बात करें, जब वो बड़ा हो जाए, तो क्या वो दूर की जा सकती हैं? मतलब एक हद तक। अच्छा, एक हद तक संतुलित आहार इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और ख़ास तौर से ग्रोथ ईयर जो होते हैं 8 से 18 साल के, जब वर्टिकल ग्रोथ होती है, तो इसमें कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। कैल्शियम और प्रोटीन की। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको दूध पीने से पेट में दर्द या फिर वो लैक्टोज इंटॉलरेंस इज वेरी रेयर बेटे। ओके, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? समरीन, ये याद रखो, शुरू में हम सबने सिर्फ माँ का ही दूध पिया है।
पहले 3 महीने हम उसी पे जिंदाते हैं। ये कौन सा बच्चा हुआ जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है? इसको और विशाल विस्तार से बात करते हैं। शाकाहारी घर में मांसाहारी बच्चे कहाँ से पैदा होते थे? बेटे, हम माँ के दूध के अलावा कोई टेस्ट नहीं जानते। हमें बनाया गया है, सिखाया गया है। करेक्ट। जो हमारे घर में बनता था हमने वही खाया है, हम वही पसंद करने लगे। हमारे घर में मिठाई ज़्यादा आती थी, फ्रिज में हमेशा मिठाई रहती थी, तो मैं मीठा खाऊंगा। करेक्ट। सिंपल। So these are acquired habits. These are not inborn habits. Food habits are acquired habits. तो साथियों, आपने सुना कि कैसे आप अपने खान पान से, अपनी लाइफस्टाइल से बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी पीढ़ियों को भी बचा सकते हैं थोड़े थोड़े चेंजेस करके। बहुत बढ़िया। अनुराग शुक्ला जी, आप आए स्टूडियो में, हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय